नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत में दिल्ली के वेलकम इलाके में फायरिंग की सनसनीखेज वारदात की खबर के साथ, जहां दिल्ली के वेलकम में नदीम नाम के कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात कारोबारी के घर के पास हुई है और बताया जाता है कि 3 अज्ञात हमलावरों ने घात लगाकर इस वारदात को अंजाम दिया। जैसे ही नदीम अपने घर पहुंचा, हमलावरों ने उस पर गोली चला दी। घायल नदीम को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इस वारदात में नदीम के साथी के पैर में भी गोली लगी है। नदीम का तीसरा साथी गोलीबारी में बाल बाल बचा। नदीम का जींस बनाने का कारखाना है। हमलावर भागते वक्त अपनी बाइक छोड़ गए और मृतक की स्कूटी और मोबाइल फोन लेकर भाग गए। वेलकम एरिया में जो है वो एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें नदीम नाम के आदमी का गोली लगी है। 2 गोलियां लगी, एक माथे पे लगी और एक नीचे बॉडी पे लगी है उसको, और वो ब्रॉड डेड हुआ। और उसके साथ ही एक उसके साथ शहनवाज था, उसको भी पैर में गोली लगी। और फिर ये जो है एक इंसिडेंट और जो है हुआ है ज्योति नगर में। उसके थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद वहाँ भी कुछ हवा में गोलियां चलाई गई हैं। तो दोनों इंसिडेंट पे कार्रवाई करते हुए 3 हमने अक्यूज पर्सन्स को पकड़ लिया है और अभी आगे की जांच चल रही है। हिमांशु मिश्रा इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हिमांशु, क्या पुलिस अब कर रही है इस मामले को लेकर? एक्शन क्या आपको देखने को मिला है और पूरी खबर क्या है ये दरअसल? ये देखिए, ये पूरी खबर है। एक ही डिस्ट्रिक्ट में आधे घंटे में 2 कॉल रिसीव होती है, रात से 1:30 बजे के 2 बजे के बीच। पहली कॉल जो रिसीव होती है वो ज्योति नगर इलाके से, जहां पर 1:26 पर कॉलर ने बोला कि उसके घर के बाहर कुछ लोग आए, स्कूटी से आए और उन्होंने गोलियां चलाई हैं। पुलिस की टीम वहां मौके पे पहुंची और अभी इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी। मौके से पुलिस को कुछ खाली कारतूस मिले, तभी इंफॉर्मेशन मिली वहां से कुछ ही दूर पर वेलकम इलाके से, जहां पुलिस को पता चला कि एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि उसका साथी घायल है। पुलिस की टीम फौरन वेलकम पहुंचती है तो पता लगता है कि जींस का कारोबारी नदीम अपने 2 दोस्तों शहनवाज और एक और उसका साथी था, उसके साथ घर के पास ही पहुंचा था कि तभी उसके ऊपर 3 बदमाशों ने गोलियां चलाई। नदीम के सिर पर एक गोली सीधी लगी, जिसकी वजह से मौके पर ही मौत हो गई। एक दोस्त तो भाग गया, लेकिन दूसरा उसके पैर में गोली लग गई थी। अब एक के बाद एक जब 2 इंसिडेंट हुआ तो पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और 3 आरोपी पुलिस ने अब से कुछ देर पहले डिटेन कर लिए हैं। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और दोनों इंसिडेंट के पीछे वजह क्या है इसकी जानकारी ले रही है कि क्या नदीम को मारने के लिए उन्होंने पहले से कोई साजिश, कोई रंजिश थी, या फिर लूटपाट के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। और दूसरी चीज, जो ज्योति नगर में घर के बाहर गोलियां चलाई गई हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है। तो बहरहाल दोनों वारदातों को अंजाम देने में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ के बाद अब मोटिव जी है, मोटिव वो भी क्लियर हो जाएगा। जी आशुतोष। जी हिमांशु, और लगातार राजधानी दिल्ली में हाल फिलहाल अगर गौर करें तो पिछले कुछ दिनों में लगातार हत्याएं हुई हैं। इसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं शासन, प्रशासन, दिल्ली सरकार, पुलिस पर। हत्याएं, जी बिल्कुल, हत्याएं ही नहीं, कई ऐसी हमने इंसिडेंट देखा है जहां पर गोली चलाई गई और गोली चलाने के बाद रंगदारी के लिए बकायदा पर्ची छोड़ी जा रही है। अभी हमने देखा नांगलोई की बात करें, द्वारका की बात करें तो एक ही दिन में इन वारदातों को अंजाम दिया गया। इसके पहले होटल हो, चाहे वो आप मिठाई का दुकान चलाने वाला हो, कई जगहों पर हमने देखा कि चाहे वो जो बाहरी दिल्ली का इलाका है वहां पर एक मिठाई की शॉप के ऊपर गोली चल गई थी। एक दूसरा जो इंसिडेंट हुआ वो हुआ आगे साउथ दिल्ली में, जहां पर एक होटल के बाहर गोली चलाई गई थी। तो अलग अलग जो गैंगस्टर हैं, चाहे जेल में बैठा कोई गैंगस्टर हो, चाहे विदेशों में बैठ के वो आराम से अपना गैंग चला रहे हैं और जबरन वसूली, एक कमाई का बढ़िया धंधा बना लिया है बदमाशों ने और बाकायदा उसके लिए ये एक पूरा मॉड्यूल चला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जो मॉडस ऑपरेंडी यहाँ पर आशुतोष निकल के आ रही है वो ये आ रही है, खासतौर से अगर आप लॉरेंस गैंग की बात करते हैं, कि जो बदमाश जिनको ये हायर करते हैं, जो शूट आउट में शामिल होते हैं, इनका मैक्सिमम का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड पहले का नहीं होता है। ये सपने दिखाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए जुड़ते हैं और उसके बाद ये वारदात को अंजाम देते हैं। इन्हें पिस्टल कोई और मुहैया कराता है, इन्हें टारगेट कोई और देता है। तो इससे बिल्कुल, मतलब एक नक्सस है, कमाई का जरिया है, लेकिन उनके लिए
कमाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और हत्या तक कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। दिल्ली के नांगलोई इलाके में नाले में डूबने से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। बच्चे का नाम विकास था। बच्चा खुले नाले के पास से गुजर रहा था और अचानक उसमें जा गिरा। लोगों ने बच्चे को बाहर निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। जब तक पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, बच्चा नाले में ही डूब गया, या यूं कह लीजिए तड़प कर दम तोड़ दिया। कड़ी मशक्कत के बाद अब बच्चे का शव नाले से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों में हादसे के बाद नाराजगी है, जो कि लाजमी है। उनका कहना है कि पहले भी कई हादसे हुए, लेकिन अब तक सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और फिर भी दावा किया जाता है कि दिल्ली जो है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन शहर है। यहाँ पर एक 12-13 साल का बच्चा था और वो साइड से आ रहा था, वो नाले में गिर गया मतलब। हाँ जी, और उसकी गिरते ही मौत हो गई है। मौत हो गई। हाँ जी। आपको कैसे पता लगा ये? मैं ऊपर अपनी छत के ऊपर खड़ी थी जब वो बच्चा मेरे सामने ही गिरा है। आपके सामने गिरा? हाँ जी। उसके बाद किसने निकाला? उसके बाद पहले पब्लिक कोशिश कर रही थी, जब वो बच्चा नहीं निकल पाया तो फिर ये पुलिस वाले आए, उन्होंने निकाला है उस बच्चे को। 3:10 के आसपास की बात है। मैं तो अंदर बैठा हुआ था और आमने सामने जो मकान है जहाँ पे हादसा हुआ है, उन्होंने इस बच्चे को देखा था। बच्चा हाथ पैर मारा था, हाथ के ऊपर से निकाला था, उसके गर्दन भी, उसको सर भी निकाला था और बचाने के भागे थे, इतने में तो वो नीचे डूब चुका था। फिर कोई जा रहा था, उसने कोशिश करी निकालने की, वो भी कूदा था इसके अंदर, तो वो भी नहीं ढूंढ पाया। फिर उसके बाद पीसीआर कॉल करी, हमने जब भी कर दी थी पीसीआर कॉल करी तो पीसीआर आ गई थी 15-20 मिनट के बाद। उन्होंने फिर ट्राई करते रहे, बच्चा गिरा था 3:10 पे और ये रिकवर हुआ 5:10 के आसपास की बात है। उधर झारखंड में चुनाव से पहले आयकर विभाग एक्शन में है। जी हां, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनसे जुड़े लोगों के परिसर पर आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग का एक्शन रांची और जमशेदपुर के करीब 9 जगहों पर इस वक्त जारी है। हेमंत सोरेन के करीबी हैं, उन पर आयकर विभाग की छापेमारी। आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। रांची जमशेदपुर में 9 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले, जहां सुनील श्रीवास्तव के ठिकानों की तलाशी तो काफी करीबी हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। दरअसल निजी सचिव हैं सुनील श्रीवास्तव। और रोहित सिंह का रुख करेंगे। रोहित, हम अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और विस्तार से जानकारी के साथ। अमित, क्या है ये पूरा मामला? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ये रेड क्या बताती है, और चुनाव से पहले इसको लेकर काफी हलचल भी तेज हो गई। क्या बताती है और चुनाव से पहले? बिल्कुल, देखिए आशुतोष, चुनाव 13 तारीख को झारखंड में होना है, पहले चरण का चुनाव 13 तारीख को, और उसके ठीक पहले इस तरह की रेड चल रही है। सेंट्रल एजेंसियों की कार्रवाई जो है वो तेज हो गई है, और निश्चित रूप से जैसे जैसे दिन ये आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस की तरफ से और हेमंत सोरेन खुद इस पूरे मामले पे बयानबाजी करते हुए सुनाई देंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर ये रेड चल रही है और सर्वेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे की बात आ रही है, वो जो है सुनील श्रीवास्तव हैं। सुनील श्रीवास्तव निजी सेक्रेटरी हैं हेमंत सोरेन के, और पिछले कई सालों से हेमंत सोरेन के साथ ही काम करते आए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोरेन परिवार के बहुत ही करीबी हैं। खास तौर पे जब हेमंत सोरेन जेल गए थे और कल्पना सोरेन का राजनीतिक सफर शुरू हुआ, तब से सुनील श्रीवास्तव हमेशा कल्पना सोरेन के साथ आपको दिखाई देते हैं। वो कहां रैली करेंगी, किस वक्त भाषण देंगी, कहां उनको कब मूव करना है, ये पूरी आइटिनरी सुनील श्रीवास्तव मैनेज करते हैं। और ऐसे में वोटिंग के 4 दिन पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई चल रही है, उससे निश्चित रूप से कई सारे सवाल जो हैं जेएमएम के लिए भी खड़े होंगे, और बीजेपी जो राजनीतिक हमला करेगी इस मामले पे। जो एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो अपना काम कर रही है। हमें बताया जा रहा है 7 से 9 जगहों पे ये छापेमारी चल रही है। रांची से लेके जमशेदपुर से थोड़ा आगे एक इलाका है आदित्यपुर, वहां पे भी हमें खबर मिली है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। लेकिन ये तय मानिए आशुतोष कि जैसे ही ये दिन आगे बढ़ेगा, हेमंत सोरेन की तरफ से केंद्रीय एजेंसियों पे और भारतीय जनता पार्टी पे जबरदस्त पलटवार होता हुआ आपको दिखाई देगा। अमित, इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में बाला साहेब ठाकरे की एंट्री हो चुकी है। बाला साहेब की विरासत पर राज ठाकरे के एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट आमने सामने आ गए हैं। मुद्दा है शिवाजी पार्क में 17 नवंबर की रैली का।
अब देखिए 17 नवंबर को एमएनएस ने शिवाजी पार्क में रैली के लिए आवेदन दिया है, जबकि उद्धव गुट का कहना है कि 17 नवंबर को शिवाजी पार्क मैदान पर उसका दावा बनता है, क्योंकि उस रोड बाला साहेब की पुण्यतिथि पर है वो रोड, और हर साल वहां शिवसेना आयोजन करती है। इस पर एमएनएस का कहना है कि उसने सबसे पहले शिवाजी पार्क के इस्तेमाल की अर्जी डाली है, इसलिए पहला हक उन्हीं का है। तो आमने सामने दोनों भाई शिवाजी पार्क को लेकर एमएनएस और उद्धव गुट आमने सामने। अब बाजी कौन मारता है, सहमति कहां बनती है, यह देखने वाली बात होगी। तो शिवाजी पार्क को लेकर पहले भी विवाद होता रहा है, अपने अपने सबके दावे। तो बाला साहेब की विरासत पर जंग, रैली के लिए उद्धव की पार्टी और एमएनएस दोनों ही आमने सामने हैं। एमएनएस का दावा है शिवाजी पार्क के लिए पहले आवेदन किया गया। सुनिए कैसे है, हम लोगों ने उधर मैदान के लिए अर्जी जो दिया है वो सबसे पहले हम लोगों ने दिया है, और नियम क्या कहता है कि जो फर्स्ट आके अप्लाई करता है उसको वो मैदान मिलता है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो हम लोगों ने पहले किया तो हमको ही प्रायोरिटी मिलेगी, वो मैदान हमको ही मिलेगा। रही बात बाला साहब की स्मृति दिन की, वो तो सुबह होता है और हमारी रैली जो है वो शाम को होने वाली है, तो उसका कोई मसला नहीं है। और शासन जो है वो शासन नियमों से चलता है, भावनाओं से नहीं चलता है, और नियमों से वो हमको ही मैदान मिलने वाला है और हमारी ही रैली होने वाली है। ठाकरे की शिवसेना से तो कहा जा रहा है कि वो जो दिन है 17 नवंबर स्मृति दिन होने के कारण बीएमसी ने पहले ही ये नियम बना के रखा है कि वो दिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना को दिया जाए। ऐसा कुछ नियम नहीं बना के रखा। ऑन पेपर तो मेरे पास सब पेपर है, ऑन पेपर ऐसा कोई नियम नहीं है। ये इनका ख्यालों में वो चलते हैं, वो ख्यालों में चलने दो। ऐसा ऑन पेपर बीएमसी के रिकॉर्ड पे ऐसा कोई दिन नहीं है। अभी उनका आदत ही पड़ गया लगता है ऐसा। गए इलेक्शन में भी, एमपी के इलेक्शन में उनका कोई कैंडिडेट नहीं, कुछ नहीं, तो भी उन्होंने लेटर डाला था। अभी भी वही कर रहे हैं। उनको मालूम पड़ना चाहिए ना, 6 दिसंबर और 17 नवंबर ये 2 दिन में किसको मिलने वाला ही नहीं है। वहाँ पे बाला साहब ठाकरे का ही उधर हक है, और वहाँ पे इधर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अभी 6 दिसंबर के लिए कोई एप्लीकेशन करता है क्या? वैसा ही 17 नवंबर में उनको समझना चाहिए कि यहाँ पे बाला साहब का स्मृति देना, यहाँ पे लाखों शिव सैनिक जो बाला साहब को आदर करते हैं वो सब वहाँ पे प्रणाम करने के लिए आते हैं, उन पे स्मृति स्थल पे। लेकिन एमएनएस नेताओं का कहना है कि सुबह के टाइम यहाँ पर बाला साहब ठाकरे को वंदन करने शिव सैनिक आते हैं, हमारी रैली तो शाम को होनी है। नहीं, उनको मालूम नहीं रहेंगे, वो घर पे रहेंगे उस दिन, क्या मालूम नहीं। रात को 10 बजे हम बंद करते हैं, वहाँ पे 10 बजे तक लोग आते हैं, दिन भर रहते हैं। रात को हमको जबरदस्ती बंद करना पड़ता है क्योंकि कुछ हो सकता है इसलिए। देव कोटक का रुख करेंगे, मुंबई महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। देव, हर साल हम शिवाजी पार्क को लेकर खींचतान तनातनी सब देखते हैं, एक बार फिर से ये हमें देखने को मिल रहा है, तो अभी इसको लेकर क्या अपडेट, क्या जानकारी है आपके पास? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल का जो इलेक्शंस है उसके कारण ये और ज्यादा स्पेशल हो गया है और कहीं ना कहीं रोमांचक हो गया, क्योंकि शिवाजी पार्क से बाला साहेब ठाकरे की जो कहीं ना कहीं एक लेगेसी कहते हैं वो जुड़ी हुई है। लेकिन माहिम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है शिवाजी पार्क, जहां राज ठाकरे के सुपुत्र जो उद्धव ठाकरे के भतीजे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे वर्सेस अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं, उसके कारण भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ रहा है। दोनों ने 17 नवंबर के लिए अर्जी दे दी है बीएमसी को, एक एप्लीकेशन लिखित रूप से परमिशन, अनुमति मांगते हुए कि अपनी रैली कंडक्ट करे। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल ये कंफ्यूजन है, ये आने वाले कुछ दिनों में बीएमसी ही साफ तौर पर बता पाएगी। लेकिन एक कहीं ना कहीं एक इतिहास है, बाला साहेब की एक विरासत है, इसीलिए सैकड़ों लाखों सैनिक इतने सालों से जो 17 नवंबर के दिन जाते हैं बाला साहेब ठाकरे के स्मारक को पूजते हैं और कहीं ना कहीं उनको याद करते हैं, उनके इतिहास के बारे में सोचकर ढेर सारे लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से एक विवाद छिड़ गया है, और जिसे हम कहते हैं वॉर ऑफ वर्ड्स। तो शिवसेना सपोर्टर्स वर्सेस एमएनएस सपोर्टर्स भी कहीं ना कहीं जो है दोनों ने अपने अपने अलग अलग ओपिनियन देना शुरू कर दिया है कि 17 नवंबर को कैसे कर सकते हो, जबकि साफ तौर पर आप जानते हैं कि बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे और उनके देहांत के बाद भी जो यूबीटी उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना है वो ही अपनी वहां पर रैली करती है। तो एमएनएस ने ऐसा दिन क्यों चुना और उनको साफ तौर पर परमिशन नहीं मिलनी चाहिए, ये है सैनिकों का कहना। देव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। बाला साहब ठाकरे की विरासत पर अगर राज ठाकरे की तरफ से उद्धव को चैलेंज मिला है, तो पीएम मोदी ने भी कल नासिक की रैली में उद्धव की तरफ एक चैलेंज उछाल फेंका है।
नासिक की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द नहीं निकलता है। मैं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह चुनौती देता हूं कि वो कांग्रेस के नेताओं से बाला साहेब ठाकरे की और उनकी विचारधारा की प्रशंसा करवाकर दिखाएं। देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के मुंह से बाला साहब की प्रशंसा भी उसके लिए एक शब्द नहीं निकलता है। मैं अघाड़ी में कांग्रेस के दोस्तों को यह भी चुनौती देता हूं, वो कांग्रेस के नेताओं से, युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की, उनकी विचारधारा की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करके दिखाएं। आज 8 नवंबर है, मैं दिन गिनूंगा और महाआघाड़ी वालों से जवाब का इंतजार करूंगा। बाला साहब का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नारायण राणे ने भी किया, लेकिन उनका अंदाज शब्दों की मर्यादा को लांघने वाला था। नारायण राणे ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव ठाकरे के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। सिंधुदुर्ग में उन्होंने कहा कि आज बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो उद्धव को गोली मार देते। परवा एक वाक्य बोललं एका ठिकाणी, शिवसेना या पक्षाचा हा प्रमुख बाळासाहेबांचा पुत्र एका सभेला म्हणतो, काय म्हणाला, अहो सोसायटीमध्ये तुम्हाला जर परवानगी द्यायची असेल, बकरी ईदला द्यायची नसेल तर कंदीला दिवाळीची उतरवा. मला बाळासाहेब आठवले, गोळ्या घातल्या असते याला असं बोललं. खरं सांगतो, एवढे कडवड होते बाळासाहेब. काही गोष्टी सांगण्यासारख्या नाही साहेबांच्या, ज्या मायाशी बोलताना सांगायचे. असा माणूस हिंदुत्व पणाला लावून मुख्यमंत्री झाला माणूस. महाराष्ट्र चुनाव के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के पालघर में पुलिस ने 3 करोड़ 70 लाख का कैश जब्त किया है। कार आयरोली के विक्रमगढ़ से बाड़ा की तरफ जा रही थी। जिस कार से कैश बरामद हुआ है, उसके ड्राइवर का कहना है कि एटीएम के लिए कैश लेकर जा रहा था, लेकिन वो कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। इससे पहले जालना में पुलिस ने बड़ी मात्रा में कैश जब्त किया था। जालना शहर के किरण पेट्रोल पंप इलाके में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 52,89,000 रुपए जब्त किए थे। वहीं सर्दी बढ़ने के साथ साथ दिल्ली और एनसीआर की हवा भी जहरीली होती जा रही है। हवा में घुले प्रदूषण के कण दिल्ली वालों के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। आज भी दिल्ली में कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार दर्ज किया गया है। जी हां, और जो हवा की बेहद खराब गुणवत्ता को बताता है। एम्स के आसपास आज AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 343 रिकॉर्ड किया गया, जबकि कर्तव्य पथ के आसपास हवा की गुणवत्ता और भी खराब है। यहां AQI 391 के स्तर पर है। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से दूध की चादर में है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ है। बुजुर्गों और खासकर बच्चों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। ये तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली, नोएडा और मुंबई की तस्वीरें। हर जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब श्रेणी में है और इसको लेकर एक्सपर्ट्स भी सलाह दे रहे हैं कि अनावश्यक बाहर ना निकले। हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर। चलिए अनमोल बाली का रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनमोल, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और क्या बताया जा रहा है, कब तक ये स्थिति बनी रहेगी? अभी आशुतोष, जैसे ही देखा जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सर्दी बढ़ती है, उसके साथ प्रदूषण भी बढ़ना शुरू हो जाता है और सांसों का आपातकाल शुरू हो जाता है। अभी मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मैं कर्तव्य पथ पर हूं और इंडिया गेट से
कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हूं और आप देख सकते हैं कि अभी स्मोक की चादर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो और उसके साथ सटे गुड़गांव, नोएडा जैसे और भी एनसीआर के शहर हैं उनको घेर रखा है। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्मोक की चादर के कारण इंडिया गेट जो है वो भी विजिबल नहीं। वही मैं दूसरी तरफ आपको राष्ट्रपति भवन भी दिखाना चाहूंगा, वो भी मुझसे कुछ ही कदमों की दूरी पर है, पर वहीं तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि स्मोक की चादर ने सारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को घेर रखा है। और अगर AQI की बात करें तो विभिन्न इलाकों में 350 से लेकर 390 AQI है। वहीं कल बवाना, रोहिणी और जहांगीरपुरी में देखा गया कि 400 के पार AQI नोट किया गया। और अभी की अगर बात करें तो सबसे बदतर हालात इस समय रोहिणी के हैं, जहां 400 पार है AQI, यानी कि सीवियर की कैटेगरी में है। दिल्ली में देखा जा रहा है बहुत दिनों से पुअर, वेरी पुअर, और अब कुछ इलाकों में सीवियर कैटेगरी जो पोल्यूशन है वो नोट किया जा रहा है, जिसके कारण ग्रैब की जो स्टेज 2 है वो लागू कर दी गई है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ग्रैब की स्टेज 3 लागू करनी पड़ेगी। इसी बीच सांसों का आपातकाल है। लोग जो है खास करके जो दमे के मरीज हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, लोगों की आंखों में जलन है और जो अस्पताल है वहां पर सांसों से जुड़ी जो बीमारियों को लेकर लोग हैं वो बढ़ गए हैं। आशुतोष जी अनमोल, और हम देख भी पा रहे हैं ये जो स्थिति है इस वक्त काफी खतरनाक है और दिनों दिन ये बढ़ती ही जा रही है। जबकि बताया जा रहा था कि दीपावली के बाद कुछ असर इसका कम होगा, लेकिन अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा। अलबत्ता दिवाली के टाइम तक सही था और इसमें अब इजाफा हो रहा है, सर्दी जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। अनमोल, चलिए नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हर बड़ी खबर पर नजर है, लौटेंगे हर अपडेट, हर तस्वीर के साथ। छोटा सा ब्रेक, बने रहे, देखते रहें आज तक। प्रेजेंटेड बाय महाकोश रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और महाकोश कच्ची घानी सब। इंडिया जेनरिक दवाइयां ढूंढ रहा है, आपके पास मिलती हैं क्या? नहीं तो आज ही इस नंबर पर कॉल कीजिए और जुड़ जाइए इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनरिक फार्मेसी चेन दवा इंडिया से। जेनरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। आ तो गए, जाओगे कैसे? हेलो, मैं आ रहा हूँ, भगा कर ले जाऊंगा। सिक्योरिटी, भाग गए, पकड़ो उनको। हेलो, बोला था ना, भगा कर ले जाऊंगा। एक हिंट तो देते। हिंट? बड़े आराम से। मेरी बेटी के अभी से बाल झड़ रहे हैं, मैं क्या करूं? 2 स्पून ही काफी है। लायन डेट सिरप, इसमें आयरन, फाइबर्स, विटामिन्स और किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत बहुत ज्यादा है। आयरन यानी बाल झड़ने से रोकथाम। रोजाना 2 स्पून लायन डेट सिरप हल्के गर्म दूध में भी मिलाकर पी सकते हैं। लायन डेट सिरप रोजाना 2 स्पून। There comes a time when your heart calls for you to arise. Plant your feet solid into the ground. Decide your own limits and then break right through them. Become something more. It's my time to rise. Motorola Razr 50 Ultra comes with Google Gemini. माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाओ, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनाओ। टोल की गुलामी से आजादी दिलाने की मुहिम। 8,349 करोड़ टोल कलेक्शन यहां से हो चुका है और ये वसूली इतनी ज्यादा है कि इसमें गुरुग्राम को जयपुर से जोड़ने वाले ऐसे 4 हाईवे बन सकते हैं। यमुना पर अतिक्रमण का सवाल हो, ये वो इलाका है जहां आप एक ईंट भी नहीं रख सकते, लेकिन वहां पर कई कई मंजिला मकान बन गए, बिल्डिंग्स बन गई। सड़कों पर अवैध पार्किंग की समस्या, हजारों की संख्या में आपकी चिट्ठियां आई हैं, उससे अब ये मुहिम एक बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। बढ़ती बेरोजगारी में फंसे युवा, जिस नौकरी के लिए आज से 6 साल पहले 40 युवा लाइन लगाकर खड़े थे, अब उसी एक नौकरी के लिए 80 युवा लाइन लगाकर खड़े। सबसे ज्वलंत मुद्दों पर देश जुड़